हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय आशीष सर क्लासेस। आज हम करेंगे एसएससी सीएचएसएल के इंग्लिश पेपर को सॉल्व जो पूछा गया था 10 अगस्त 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में। आज हमारा पेपर नंबर 28 होने वाला है। इसका मतलब कि इससे पहले जितने भी लेक्चर्स किए हैं हमने उन सभी को भी अगर आप देखना चाहते हैं सो आप एसएससी सीएचएसएल इंग्लिश पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा एसएससी सीजीएल 2020 प्रीलियम्स और मेंस और मैथमेटिक्स का भी प्रीलियम्स और मेंस, अगर आप इन सारे सॉल्यूशंस को देखना चाहते हैं सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की। आप जा करके उसके थ्रू आप इन सभी लेक्चर्स को अवेल कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू आर न्यू। और अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगता है तो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा और अपना व्यूज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आप अपना नोटबुक और पेन साथ में लेकर के बैठिएगा ताकि आप सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकें। आंसर करिएगा सारे क्वेश्चंस को। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपने सही अटेम्प्ट करे हैं, कितने गलत अटेम्प्ट करे हैं, और सारे आंसर्स भी करिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। पहला है हमारा सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, यानी कि अंडरलाइन सेगमेंट कहाँ पे आपका, ये बीइंग सिटिंग। सो आपको ये बताना है कि बीइंग सिटिंग सही है या गलत, और अगर गलत है तो कौन सा ऑप्शन इसको सही करेगा। हाउ लॉन्ग यू हैव बीइंग सिटिंग नहीं होगा ना, बीन होना चाहिए, राइट। हैव यू बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन होनी चाहिए। सो हमारा ये गलत हो गया, हमारा ये गलत हो गया, हमारा ये गलत हो गया। दो जगह बीन है, एक जगह लिखा है सिटिंग, एक जगह लिखा है सीटिंग। सो यहाँ पर भी आपका सीटिंग लिखा हुआ है, सीटिंग नहीं होगा। बैठने की बात कर रहे हैं कि इस बेंच पे कब से बैठे हुए, तो उसके लिए सिटिंग SIT वर्ब सिटिंग का यूज होगा। सीट तो बोलते हैं उस सीट को, जैसे कोई सीट हो गया, चेयर हो गया, उसको सीट बोलेंगे। बैठने के लिए हम सिटिंग यूज करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर आपका सही हुआ था या गलत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है PQRS को सॉल्व करने तक का तरीका आपको बताया है। सबसे पहले आप इसको पढ़ लीजिए। B और D से स्टार्टिंग हो रही है तो B को पढ़िए और D को पढ़िए। B में लिखा है जामवार, जिसको जामवार भी लिखा जाता है, इज ए फैब्रिक दैट हैज इट्स रूट्स इन कश्मीर। कश्मीर से जुड़ा हुआ एक फैब्रिक है। D में लिखा हुआ है द जामवार। तो यहाँ से हमको समझ में आ गया कि स्टार्टिंग B से होगी ना कि D से। अब मुझे ऐसा क्यों समझ में आया, मुझे ऐसा इसीलिए समझ में आया क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है द जामवार, और किसी चीज़ को बताने के लिए, डेफिनेट करने के लिए द आर्टिकल का यूज़ करते हैं, जिससे स्टार्टिंग नहीं करते। स्टार्टिंग में नाउन में हम विदाउट डेफिनेट आर्टिकल जाते हैं। सो B से शुरुआत हो गई तो मैंने दो ऑप्शन को कट डाउन कर दिया। अब B के बाद या तो C आएगा या तो A आएगा। B में बोला गया था कि जामवार एक ऐसा फैब्रिक है जो कश्मीर से संबंधित है। अब C में लिखा हुआ है पीपल इन द अर्लियर टाइम्स यूज्ड टू बाय ए यार्ड ऑफ द शॉल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द चिली विंटर। सो शॉल वगैरह की बात चल रही है जो फैब्रिक से बना होता है, जामवार फैब्रिक से। अच्छा, ए में क्या बोल रहा है, द वर्ड जामा मीन्स एक शॉल और वार मीन्स यार्ड। द मेजरिंग यूनिट, यार्ड किसको क्या है, ये नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे 1 यार्ड की शॉल, 2 यार्ड की शॉल। सो अब मुझे समझ में आ गया कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। कैसे समझ में आया, ध्यान से सुनिए। बी में बोला गया था जामवार के बारे में, जामवार है क्या, फिर उसके वर्ड के बारे में बताया गया कि जामवार जो है इसका मतलब है शॉल और यार्ड, वॉर का मतलब है यार। बाद में बताया गया कि डी में के जो सी में कि पीपल जो है सब अर्ली टाइम में 1 यार्ड का शॉल लेते थे ताकि वो विंटर से बच सकें। सो पहले बता दिया कि जामवार क्या चीज़ है, फिर उसका मतलब बता दिया। सो आई होप कि आपको भी समझ में आ गया हो। आप चाहें सो इसको पूरा पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वाई सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, इसका आंसर आपके माइंड में 5 सेकंड में आप ऑप्शन में क्लिक कर देना चाहिए आपको, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। इतना प्रोफिशिएंसी आपको लेके आनी है अपनी इंग्लिश में व्हेन इट कम्स अबाउट टू वोकैबुलरी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लेदर स्ट्रैप्स
पुट अराउंड हॉर्स हैड टू कंट्रोल इट, यानी कि घोड़े के चारों तरफ जो लेदर का पट्टा लगा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए उसको क्या बोलते हैं? हिंदी में आपने वर्ड सुना होगा लगाम, बोलते हैं ना लगाम लगाओ अपने ऊपर, कंट्रोल करो। सो अब इसका इंग्लिश क्या होगा? स्टिरअप, ब्राइडल, सैडल या ब्राइडल। देखिए इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, BRIDLE। मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका स्पेलिंग REIN, यानी रेन का मतलब भी लगाम होता है और ब्राइडल का मतलब भी लगाम होता है। लेकिन ऑप्शन में ना आपको ज़्यादातर ब्राइडल ही देगा। क्यों? क्योंकि इसको कन्फ्यूज़न करने के लिए आपको यहाँ पे ये ब्राइडल दिया हुआ है। अगर मान लीजिए कि आंसर में रेन देगा तो वहाँ पे एक और लिख देगा REIGN, रेन। अब ये इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाएगा। सो याद रखिएगा ब्राइडल रेन दोनों सिनोनियम है, जिसका मतलब होता है लगाम। ब्राइडल इस स्टिरअप का मतलब होता है जैसे आप जब घोड़े पे चढ़ते हैं तो एक होता है ना इस तरीके से बना होता है, लटका होता है, इसके ऊपर पैर रख के चढ़ते हैं, इसको बोलते हैं स्टिरअप। सैडल मतलब होता है वो जो पीठ पे रखते हैं ना, पीठ पे चमड़े का या कपड़े का जो इसके ऊपर बैठते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ऊंट वगैरह के भी ऊपर थोड़ा इस तरीके से रखा होता है ताकि आराम से बैठ सकें, इसको बोलते हैं सैडल। आप सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ब्राइडल मतलब दुल्हन से संबंधित, तो इनमें से कुछ भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है आगे, आपको हर चीज़ को नोट डाउन करके अच्छे से रखना है। अच्छा इसको देखते हैं ACDB। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग में मैं पहला पता कर लूँ कहाँ से होगा तो इसका आंसर मुझे पूरा मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हिज स्कूल, तो यहाँ से तो नहीं हो सकता भाई। हिज स्कूल किसका स्कूल? हमें तो कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में। आगे देखिए इट वॉज ऑन, इट वॉज मतलब ये जो था कौन था हमें नहीं पता, सो स्टार्टिंग यहाँ से भी नहीं हो सकती। सी में लिखा है एज ही हैड नो फ्रेंड्स, भाई किसके पास फ्रेंड्स नहीं थे हमें बिल्कुल भी नहीं पता। आगे लिखा है रंजी हैड बीन लेस देन अ मंथ इन राजपुर, एक महीने से भी कम समय रहा था कहाँ? रायपुर में। सो यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, हमको पता चल गया ये हमारा आंसर है। एग्जाम में आपको ऐसे अटेम्प्ट करना होता है, पूरा नहीं पढ़ना होता। अगर आपको अभी भी डाउट है तो पॉज करके पढ़ लीजिएगा पूरा, एग्जाम में और टाइम मिलेगा तो फिर डायरेक्टली इसको पढ़ लीजिएगा। मगर एग्जाम में आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, पूरा पढ़ने नहीं लगना। एक आध केसेस में ऐसा हो सकता है जहाँ पढ़ने की ज़रूरत पड़े। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक, करिए इसका आंसर। क्वेश्चन है द एयर डैश हैज़ गॉन अप सिग्निफिकेंटली, मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक तरीके से अच्छे लेवल पे ऊपर चला गया है। क्या? द एयर हवा, चार्ज फेयर कॉस्ट रेंट। अच्छा इन वर्ड्स को पढ़ के समझ में आ रहा है कि ना ये एयर का मतलब हवा नहीं है, ये एयरप्लेन की बात की जा रही है कि उसका जो बढ़ गया है, क्या बढ़ गया होगा? चार्ज फेयर कॉस्ट रेंट। रेंट तो जब हम किसी चीज़ को लेते हैं उधार पे तो उसको बोला जाता है। कॉस्ट मतलब किसी की कीमत, चार्ज मतलब भी कीमत। फेयर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फेयर का जो यूज है ना ये किया जाता है किराया, ट्रैवलिंग का, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं सो उसके लिए जो हम टिकट के पैसे देते हैं उसको फेयर बोला जाता है, राइट। सो इसी वजह से इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे देखिए सिनोनियम बताना है आपको प्रोफ्यूज का। प्रोफ्यूज का क्या मतलब होता है? देखिए प्रोफ्यूज का मतलब होता है मात्रा में बहुत ज़्यादा होना, ठीक है, क्वांटिटी में ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा होना, उसे कहते हैं प्रोफाउंड, सॉरी प्रोफ्यूज। प्रोफाउंड मतलब तो गंभीर होता है। सो लिमिटेड, हमें क्या ढूंढना है? सिनोनियम। मीगर, लिमिटेड और मीगर दोनों जो है ये एंटोनियम है जिनका मतलब होता है मात्रा में कमी होना। सो ये तो एंटोनियम है, आंसर ये तो होगा नहीं। एबंडेंट का मतलब होता है मोर देन नीडेड या सफिशिएंट। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, राइट, ये इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पॉज करके अटेम्प्ट करिए और आंसर मुझे बताइए ताकि पता चले कि आप कितना सही कर रहे हैं, राइट। चलिए अगला देखिए। अगला है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अनलेस समवन मेक्स ए कंप्लेंट दे विल नॉट क्लियर द गार्बेज फ्रॉम द स्ट्रीट। सो यहाँ पे आपको कैसे करना होता है? आपको ना सबसे पहले इस पे फोकस करना है।
क्या लिखा हुआ है, वे नहीं क्लियर करेंगे रास्ते से गार्बेज जब तक कंप्लेन नहीं की जाती। सो एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, के अलावा समवन मेक्स अ कंप्लेंट, इसका तो कोई सेंस नहीं बन रहा। विदाउट का मतलब होता है के बिना, मतलब जब तक कोई बिना किसी के कंप्लेन के। सो ये भी कोई सेंस नहीं बन रहा, मतलब विदाउट समवन मेक्स अ कंप्लेन, है ना। विद मतलब हो जाता है कि जब कोई कंप्लेन करेगा, विदाउट मतलब बिना, समवन मेक्स अ कंप्लेंट उसके बिना। सो डिस्पाइट का मतलब के बावजूद समवन कंप्लेन करेंगे, ये भी आंसर नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3। अब कैसे जाएगा ऑप्शन नंबर 3, देखिए। अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं, अनलेस का क्या मतलब होता है, जब तक नहीं। सो ये सबसे ज़्यादा अच्छा सेंस बना रहा है, आप पढ़ के भी देखिए। जब तक कोई एक कंप्लेन नहीं करता रास्ते से गार्बेज को नहीं हटाया जाएगा। राइट, सुनने में भी आपको काफ़ी सही लग रहा है ये। सो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में चारों ऑप्शंस को फिट करके देखना चाहिए, तभी आप सही आंसर कर पाएंगे। अगला है हमारा एंटोनियम, और वर्ड क्या है, एक्सपंज। एक्सपंज का एंटोनियम बताना है आपको कि एक्सपंज की मीनिंग क्या होती है। एक्सपंज की मीनिंग फिर उसका अपोजिट वर्ड। सो एक्सपंज का मतलब होता है टू डिलीट। क्या मतलब होता है, किसी को डिलीट करना, खाली करना, हटाना। तो मुझे इसका एंटोनियम ढूंढना है। डेप्लीट सिनोनियम हो गया जिसका मतलब होता है खाली करना, रिमूव मतलब हटाना, एग्जॉस्ट मतलब थका होना। सो इंसर्ट जो हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब होगा पुट इनसाइड मतलब अंदर डालना या भरना। एक्सपंज मतलब डिलीट करना, इंसर्ट मतलब ऐड करना। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करता हूं कि आप सारे क्वेश्चंस को पॉज करके अटेम्प्ट कर रहे होंगे। एंटोनियम बताना है अपहोल्ड का, अपोज, सपोर्ट, मेंटेन, एंडोर्स। आप एक बार क्या करिए, सोचिए कि अपहोल्ड का मीनिंग नहीं आता। ऑप्शन देखिए, अपोज करना किसी का विरोध करना, सपोर्ट करना सहायता, मेंटेन करना सहायता, एंडोर्स करना सहायता यानी किसी को सपोर्ट करना। तो ये तीनों सेम मीनिंग है। जब तीनों सेम मीनिंग है तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। सो इसका आंसर सिर्फ एक ही पॉसिबल है, दैट इज अपोज। अब एक बार मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। अपहोल्ड का मतलब होता है कीप, टू कीप, या फिर किसी चीज को बनाए रखना, मैनेज, मेंटेन। सो ये सारे इसके सिनोनियम हो जाएंगे। एंटोनियम पूछा था तो अपोज यानी विरोध करना। आगे चलते हैं। ईडियम है रैंक एंड फाइल। पहले भी कई बार पूछा जा चुका है, हमने कई बार डिस्कस किया है। अगर आप लेक्चर कंटिन्यू देखते हैं सो डेफिनेटली इसका मतलब आपको पता होगा। मैंने निमोनिक भी बताया था याद करने के लिए कि रैंक एंड फाइल का मतलब आप ऐसे याद रखिए कि आप उस रैंक पे किसी कंपनी में काम करते हैं जहां पे आपका काम फाइल एक जगह से दूसरे जगह करना है। अब आप ऑप्शन पढ़िए, आपको आंसर मिल जाएगा। रैंक एंड फाइल का मतलब आपकी रैंक ऐसी है ऑफिस में कि आप फाइल को एक जगह से दूसरी जगह करते हैं। सो ग्रुप डी होते हैं उनको ऐसी जॉब मिलती है, मतलब कहते हैं ना, उनको पियोन बोलते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी वर्कर्स इन अ कंपनी। सो आप भी इस तरीके से इस निमोनिक की मदद से याद रख सकते हैं। चलिए मुझे कमेंट करके बताइए कि ये निमोनिक कैसा लगा आपको, क्या ये निमोनिक हेल्पफुल है या नहीं। अगला है ग्रामेटिकल एरर। आपको बताना है कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। वी आर येट लिविंग इन द सेम हाउस। पॉज करिए, आंसर करिए। चलिए एक्सप्लेनेशन सुनिए। यहाँ पे येट नहीं आएगा, येट की जगह आएगा स्टिल। स्टिल का यूज करते हैं प्रोग्रेसिव सेंटेंस में, अभी भी ये काम हो रहा है। वी आर स्टिल लिविंग इन द सेम हाउस। और येट का यूज हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। कब यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में, स्पेशली नेगेटिव सेंटेंस में। सो नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे है नहीं, सो हम येट को काट देंगे। परफेक्ट भी नहीं है तो काट देंगे। सो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। येट की जगह आपको क्या यूज करना है, स्टिल। चलिए आगे चलते हैं। मिस स्पेल्ड वर्ड, आपको बताना है कि किसकी स्पेलिंग गलत है। 4 यहाँ पे आपके सामने ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शन को एक्सप्लोर करिए और बताइए कि कौन सा आंसर आपका गलत है। मैच्योर, मिजरेबल, मिसचीफ या मॉइस्चर। मैच्योर तो सही है, MISCHIEF भी सही है, MOISTURE भी सही है।
सो यहाँ पे हो सकता है मिजरेबल गलत लग रहा है। अब इसकी राइट स्पेलिंग देखते हैं। MISE, मिजरी मतलब होता है ना दुखी, सो मिजरेबल। अब ये सही है, माइजर प्लस एबल, मिजरेबल, है ना। अब ये राइट हो गया आंसर हमारा। आगे है आपके पास पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस मतलब मैं चाहता तो नहीं हूँ कि आपको पैसिव वॉइस करवाऊँ, क्योंकि पहले भी कई बार मैंने बता चुका है, मैं बता चुका हूँ कि इसका ऑप्शन खुद से करिए। चलिए मैं सिर्फ ये बता देता हूँ कि हिड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हाइड, हिड, हिडन। अब मुझे आप इसका आंसर खुद से करके बताइए पैसिव वॉइस में, कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। इतना टफ नहीं है ये, पैसिव वॉइस बहुत आसान होते हैं। आप विद इन 5 सेकेंड्स बिना सेंटेंसेस को पूरा पढ़े भी आंसर कर सकते हैं। अगला है आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है किसकी स्पेलिंग गलत है। तो चलिए करना शुरू करिए इसको। ग्नो, मसल, रिंकल या प्लम्प। सो प्लम्प तो सही है, ये तो नॉर्मल आप सभी को दिख जाएगा, बहुत यूज होता है। ग्नो अगर आपने पढ़ा हो तो ये भी पढ़ लेंगे, कुतरना सही है। मसल और रिंकल में डाउट हो सकता है, तो वैसे इसका राइट मसल होगा। थर्ड इसका राइट आंसर है, क्योंकि मसल की स्पेलिंग गलत, सॉरी रिंकल की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। रिंकल की स्पेलिंग होती है WRINKLE। झुर्रियाँ पड़ जाती है ना, रिंकल रिंकल बोलते हैं उसको। सो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड। स्पेलिंग 1-2 दिन में नहीं होता, एग्जाम के 1 महीने पहले आप नहीं कर सकते, आपको डेली 5-10 पढ़ने पड़ते हैं, तभी आप कर पाते हैं। चलिए आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक। तरीका बता दूं मैं, सबसे पहले पूरा पढ़ना है। इन द पास्ट मंथ, पिछले महीने में, द प्राइस ऑफ ऑयल, ऑयल की कीमत, हैज़ डैश सेवरल टाइम्स, कई बार हो चुकी है। सो कई बार क्या हुई होंगी? फेल्ड, फंबल्ड। फंबल्ड मतलब होता है ना फंबल कर जाना, जैसे जो सही काम कर रहे थे उससे गलत कर जाना, या गिर जाना, लड़खड़ा जाना। फ्लक्चुएट, ऊपर नीचे होना। फैल्टर्ड। सो आपको मुझे बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। सो आपको पढ़ के ही इसका आंसर समझ में आ गया होगा कि फेल्ड का तो कोई सेंस नहीं बन रहा यहाँ पे, फंबल का भी कोई सेंस नहीं बन रहा, फैल्टर्ड भी फेल ही होता है एक तरीके से, फंबल करना। फ्लक्चुएट, ऊपर नीचे, यानी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बढ़ना कभी घटना। और यहाँ पे लिख रखा है सेवरल, सॉरी यहाँ पे लिख रखा है सेवरल। सो सेवरल का क्या मीनिंग होता है? सेवरल का मीनिंग होता है कई बार। सो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्लक्चुएट। अगला है हमारा कॉमन एरर। हमको बताना है कि पूरे सेंटेंस में कहाँ पे एरर है। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए तरीका यही है कि आप अपने अच्छे से रूल्स वगैरह को रिवाइज करिए, तो आप एक बार सिर्फ पढ़ करके भी आंसर बता सकते हैं। कैसे? आप इसको एक बार रीड करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। सो देखिए, जैसे मैं इसको पढ़ूँ, द प्राइम मिनिस्टर चेयर ए हाई लेवल मीटिंग विद सीनियर ऑफिशियल्स टू रिव्यू द कोविड सिचुएशन। सो आपको एक बार में ही आंसर मिल जाएगा अगर आप थोड़ा अच्छे से करेंगे तो। देखिए प्राइम मिनिस्टर जो है सिंगुलर है, और चेयर यहाँ पे लिखा हुआ है। चेयर का मतलब यहाँ पे कुर्सी नहीं है, चेयर का यहाँ पे मतलब है जैसे शामिल होना, है ना, हेड बनना, बेसिकली अटेंड करना। सो चेयर्स होना चाहिए, जो कि ये वर्ब है प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग। लेकिन पढ़ करके ही हमको पता चल रहा है कि एरर कहाँ पे है? चेयर में। दोनों तरीके से आप सेंटेंस को प्रेजेंट में लेके जाएंगे तब भी यहाँ पे चेयर्स होना चाहिए, और पास्ट में लेकर के जाएंगे तब भी यहाँ पे चेयर्ड होना चाहिए। हालांकि चेयर्ड होना चाहिए क्योंकि सेंस यही बन रहा है कि काम हो चुका है, उन्होंने पहले अटेम्प्ट किया था, राइट। चलिए इस इडियम का मीनिंग बताइए। बहुत अच्छा वर्ड है ये, बहुत पूछा जाता है। माई ब्रदर हैज़ डिसाइडेड टू सेटल इन लंदन फॉर गुड। फॉर गुड का इडियम बताना है, क्या होता है इसका मीनिंग? फॉर एवर, ब्रीफली, फॉर अ बेटर इनकम, फॉर अ प्रमोशन। सो अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। फॉर गुड का मतलब होता है फॉर एवर, फॉर कीप्स भी बोलते हैं इसको, हमेशा के लिए। सो मेरा भाई लंदन में सेटल होने जा रहा है हमेशा के लिए, ये राइट आंसर है। आगे देखिए, आगे है आपका सिनोनियम। पॉज करके आंसर करिए इसका। फॉरसेक, फॉरसेक का मीनिंग बताइए, फिर उसका सिमिलर मीनिंग बताइए। देखिए फॉरसेक का मतलब होता है जाने देना, त्यागना, छोड़ देना, माफ कर देना। सो
क्लेम दावा करना, होल्ड बनाए रखना, हेल्प किसी की मदद करना। सो ये तीनों तो नहीं हो सकते, तीनों एंटोनियम में आएंगे। सो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या है? डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब होता है त्यागना। जो खाने की मिठाई वाला डेजर्ट होता है उसकी स्पेलिंग में डबल एस लगता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। क्या है कि कई बार दोनों स्पेलिंग एरर में दे देगा और दोनों में से बच्चे सोचते हैं कि कोई ना कोई एक तो गलत होगा ही, जबकि दोनों सही हैं। अगला है आपका नरेशन। नरेशन मैं आपको नहीं बताऊंगा इसका आंसर, आप पॉज करिए और कमेंट करिए इसका आंसर। क्यों? क्योंकि बहुत आसान है, आपको सिर्फ ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है और ये देखना है, बस इसी से आपका आंसर मिल जाएगा। बाकी क्या लिखा है, क्यों लिखा है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए करिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। आगे है वन वर्ड, और वन वर्ड बहुत इजी होते हैं, थोड़ी सी अच्छी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपका इम्प्रूव हो जाएगा। वन वर्ड काफ़ी अच्छे से मार्क्स कर पाएंगे। ए लार्ज केज या बिल्डिंग या एनक्लोजर। एनक्लोजर का मतलब होता है कोई घेराव, जो पक्षियों को रखने के लिए किया गया हो, पक्षियों को रखने के लिए किया गया घेराव। क्या होता है इसका आंसर बताइए। एवियरी, देखिए जू तो नहीं होगा, जू बर्ड्स के लिए नहीं होता, एक्वेरियम मछलियों के लिए होता है। मैंने आपको बताया था, एक्वा मतलब होता है वाटर, जैसे एक्वामैन मूवी देखी होगी, पानी में रहने वाला आदमी। पता नहीं मूवी में एक ही का नाम एक्वामैन क्यों था, क्योंकि एक्वामैन तो सारे होने चाहिए जो पानी में रह रहे थे, विलन भी हीरो भी, बट इट्स ओके। अब इसका आंसर क्या होगा मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका आंसर होगा एवियरी, क्योंकि एवी का मतलब होता है जो हवा में उड़ते हैं बर्ड्स। जैसे एविएशन, एविएशन क्या होता है? एविएशन डिपार्टमेंट्स एरोप्लेन को देखते हैं जो हवा में उड़ते हैं। सो ये इसका राइट आंसर होगा। एग्जाम में आपको एपी भी मिलेगा। एपी का मतलब होता है बीज, एपी का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी। सो अगर क्वेश्चन में बर्ड्स की जगह बीज लिखा होता तो फिर हमारा एपियरी आंसर जाता। सो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, हमेशा एग्जाम में काम आएगा आपके। आगे है हमारा क्लोज टेस्ट। देखिए क्लोज टेस्ट मैंने कल ही टेलीग्राम पे डाल दिया था। सो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वहाँ पर मैं पहले ही क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट डाल देता हूँ, आप उनको वहाँ से रीड कर लेते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए मैं इसको पढ़ता हूँ और आंसर करता हूँ, आप पॉज करके इसको पूरा पढ़ लीजिए। पॉज करिए, पूरा आंसर अपने नोटबुक पे लिखिए। नोटबुक पे नहीं लिखना चाहते कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या आंसर होगा, फिर आप मेरे से मैच कर लीजिएगा। चलिए आप पॉज करके पढ़िए, तब तक मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। कश्मीरी कारपेट्स हैव बीन एप्रिशिएटेड सिंस ए लॉन्ग टाइम फॉर देयर इंट्रिकेट वर्क। जो एकदम कॉम्प्लिकेटेड जटिल जटिल काम करते हैं ना कश्मीरी कारपेट्स में, वो बहुत पहले से ही उसको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। उसका जो यूनिकनेस है इन देयर मैन्युफैक्चरिंग, उसका जो यूनिकनेस है वो लाई करता है। कहाँ? लाई मतलब ठहरता है। सो लाइंग आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा। इज लाइंग अभी के लिए तो बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, जनरल फॉर्म में ना हमेशा के लिए। सो लाई नहीं आएगा क्योंकि ये है प्लूरल, हमें चाहिए सिंगुलर वर्ब। क्यों? क्योंकि देयर यूनिकनेस भी सिंगुलर है। सो हम लाई के साथ जाएंगे। These carpets are dash handmade and are knotted, not tufted. टफ का मतलब होता है गुच्छे गुच्छे में रखना और नॉट का मतलब होता है बुनना। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि क्या करते हैं कि गुच्छा गुच्छे में बांध देते हैं चीज़ों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, वो टफ्ट होता है, वो अच्छा नहीं होता। लेकिन जो हाथों से गुथा गुथ करके बनाया जाता है वो अच्छा होता है। सो क्या होगा? एब्सोल्युटली, प्योरली, सिंपली, मेरेली। मेरेली और सिंपली तो काट देंगे आप। इसका आंसर होगा प्योरली, मतलब शुद्ध रूप से। इसका मतलब हुआ कि इसमें किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं है, कोई भी कमी नहीं है, खराबी नहीं है। एब्सोल्युटली में भी कोई गड़बड़ नहीं था। अगर आप एब्सोल्युटली आंसर भी लगाते तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होता है कि आपको बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है, और ये वाला प्योरली एब्सोल्युटली से भी बेस्ट है। आगे चलते हैं। यू कैन डिफरेंट कारपेट्स फ्रॉम ए वेराइटी ऑफ सिल्क और वुलन वंस। रेशम या ऊन के जो कारपेट्स हैं डिफरेंट, आप क्या कर सकते हैं? यू कैन डिसाइड, यू कैन चूज, यू कैन इंडिकेट, यू कैन इलेक्ट। सो चूज, आप चूज कर सकते हैं।
आगे देखिए, दीज आर डैश इन कलरफुल थीम्स, दीज आर डिजाइंड, दीज आर डिफाइंड, डिफाइंड मतलब किसी को व्याख्या करना, डिस्क्राइब्ड वर्णन करना, डिवाइज्ड मतलब डिवाइज करना किसी को, जैसे एप्लीकेबल करना। सो जाहिर सी बात है, कारपेट की बात चल रही है, उसको थीम की बात चल रही है, तो उसकी डिज़ाइनिंग की बात चल रही होगी, उसको डिज़ाइन किया गया है कलरफुल थीम्स में। आगे देखिए, द मेन आर्ट ऑफ कारपेट मैन्युफैक्चरिंग, उसका जो सबसे मेन कला है वो क्या है, डैश विद द नॉटिंग, नॉटिंग मतलब बुनना, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, हाथों से गूंथना, बुनना। द मेन आर्ट ऑफ कारपेट मैन्युफैक्चरिंग इज अटेंडेड, अटेंडेड का तो कोई सेंस नहीं है, असिस्टेड मतलब मदद करना, कोई सेंस नहीं है, एबिट, एबिट का भी कोई सेंस यहाँ पे बन नहीं रहा। सो एसोसिएटेड विद है ना, और एसोसिएटेड के बाद विद भी आता है, आप इस चीज़ को भी ध्यान रख सकते हैं। सो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा एसोसिएटेड। तो दोस्तों आज आपने देखा कि हमने 10 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट किया था, पेपर नंबर 28। अगला लेक्चर हमारा होगा पेपर नंबर 29 जो कि सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, और पेपर नंबर 29 होगा 10 अगस्त का। सो चलिए, आप मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिए कि लेक्चर कैसा लगा आप सभी को। आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में, कल मिलेंगे, हो सकता है कल की लाइव हो, आज मैं लाइव नहीं कर पाया। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।